नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में बजरंग दल के प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर हनुमान चालीसा अभियान, गौ सेवा और महिला सुरक्षा तक संगठन का आक्रामक रुख। मुरादाबाद में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही कथित अत्याचारों को मानवाधिकारों का गंभीर मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक नजरिए से देखना गलत है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को मजबूती से उठाना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत हमेशा से शरणार्थियों पर पीड़ितों का देश रहा है, चाहे वे पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य पड़ोसी देश से आए हों। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर बेहद चिंताजनक बताया उसे, और साथ ही जब पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो वे पूरे हिंदू समाज का दर्द होता है। बजरंग दल अन्याय के खिलाफ हर हाल में आवाज उठाएगा। देश भर में हजारों हनुमान चालीसा केंद्र खोले जाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, रानपुर, अमरोहा हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, भजन कीर्तन और धार्मिक संवाद होंगे। गौ सेवा को लेकर उन्होंने कहा कि गौशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए बजरंग दल प्रशासन और समाज सेवियों के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाएगा और संगठन का उद्देश्य हिंदू समाज की सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तालियों और जयकारों के साथ समर्थन जताया। फिलहाल प्रशासन का या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मेरा आग्रह है कि जैसे अमेरिका के मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जाकर वहां के प्रेसिडेंट को उठाकर जेल में ले आए, भारत की सेना जाकर बांग्लादेश के यूनुस मियां को पकड़कर दिल्ली की तिहाड़ जेल में डालने का काम करे। यूनुस भी सुखी हो जाएगा हमारी रोटी खाने से और बांग्लादेश का हिंदू भी बच जाएगा। यहाँ का जो ऑपोजिशन है वो लगातार ये कह रहा है कि आप वहाँ के हिंदुओं का फेवर कर रहा है, लेकिन वहीं बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उन्हें शरण दिए हुए लगातार। अरे ये डिप्लोमेसी चलती है। हम बांग्लादेश की हिंदुओं की रक्षा चाहते हैं। सर, जेएनयू में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है नारेबाजी। अरे पॉलिटिकल स्टंट है, स्टंट पे मत पड़ो। यहाँ तो नारा एक ही होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू ही आगे। उनके अलावा कोई नारा हिंदुस्तान की धरती पर उठने नहीं देगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या अब भारत सरकार को भी अमेरिका की तरह अब ऑपरेशन बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? आप लगातार बात करते हैं, क्या रोड मैप है उसका? उनका रोड मैप यह है, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, रोग मुक्त हिंदू, फसल के दाम, यही है हमारे राम। जगह जगह पर हनुमान चालीसा या प्रवीण तोगड़िया का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का रोड मैप है। लेकिन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, लागू किस तरीके? अभी हम समझाएंगे सब। राजनीतिक रूप से भारत में किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम हिंदुओं को समर्थन कर रहे हैं। हिंदुओं को जो समर्थन करेंगे वह दल को समर्थन मिल रहा है, मिलता रहा। समाजवादी और कांग्रेस भी हिंदू पार्टी कहलाती है। इसके जो सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू हमारे भाई हैं। बांग्लादेश में केंद्र सरकार अभी तक चुप है, इसका क्या कारण हो सकता है? मेरे दोनों भाई अमित भाई, नरेंद्र भाई पर विश्वास है, वो यूनुस को पकड़कर यहाँ लाकर तिहाड़ जेल में रख देंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करेंगे। दोनों हमारे भाई प्रवीण तोगड़िया जैसे ही होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो उन्होंने जो इस तरह का स्टेप लिया है, उसको लगातार रूस और जो चीन है वो उसकी आलोचना कर रहा है। दुनिया के देशों में चलता है। हम तो कहेंगे कि यूनुस को पकड़कर तिहाड़ जेल में ला दे तो भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, उत्तर प्रदेश में एसआईआर के आंकड़े आए हैं तो 3.25 करोड़ के आसपास मतदाताओं के वोट कटे हैं। बांग्लादेशी को वोट कटेंगे तो अच्छी बात है।
जनता प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन आधे से विपक्ष पूरा का पूरा एकजुट है और मोदी जी को हटाने के प्रयास में है। राजनीति चलती रहते, महाभारत के समय भी चलती रहती। जिनके वोट कटे उन्हें सबको आप बांग्लादेशी मानते हैं? जिनके वोट नाम में हाँ, बांग्लादेशी के वोट ही कैंसिल होंगे, भारत के नागरिक के वोट कैंसिल हो ही नहीं सकते हैं। ये SIR चल रहा है, इसको SIR चला रही है। मैं SIR के समर्थन में हूँ। सर, उत्तर प्रदेश में बहुत सा गौवंश जो है उसको उसमें रखा गया है गौशालाओं में, तो उसके लिए गौशाला में जो गाय है उनकी चिंता और सेवा होनी चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि अच्छी तरह सेवा होगी। सर, मुरादाबाद में जो है खाना गौशाला, इसके अंदर पूरी तरीके से सेवा नहीं हो पाती है, तो सेवा करनी चाहिए। इसके लिए हम दबाव बनाएंगे, जगाएंगे सब। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज जो कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन है, उसके लिए आगे की क्या रूपरेखा है, क्या मंत्र देना? जगह जगह पर हनुमान चालीसा। मुरादाबाद जिला में 501 हनुमान चालीसा, यही सहारनपुर में तय करके आया वो। हिंदुस्तान में 1 लाख हनुमान चालीसा, और मुरादाबाद के सहारनपुर के किसी एक हिंदू का नाम लिया, लाखों हनुमान चालीसा में करोड़ों लोग हनुमान जी की गदा की भांति खड़े हो जाएंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां नगर पालिका ने चलाया बंदरों को पकड़ने का अभियान। शहर के कई मोहल्लों में चलाया गया अभियान। शहर के कई इलाकों में बंदरों का उत्पात बना है बड़ी समस्या। गाजीपुर शहर में पिछले कई सालों से जारी बंदरों के आतंक पर अब नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्र के बंदरों को पकड़ने को एक अभियान चलाया गया है। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार अब तक लगभग 50 बंदर पकड़े जा चुके हैं। शहर में बंदरों का उत्पात एक गंभीर समस्या बन गया था, जिससे स्थानीय निवासी परेशान हो गए थे। ये बंदर घरों और दुकानों में घुसकर सामान बिखेरते थे और शहर के विभिन्न मोहल्लों में बंदरों के झुंड देखे जा रहे थे। बंदर घरों की छतों पर रखे सामानों को क्षतिग्रस्त कर रहे थे और बिजली तथा बोर्ड ब्रांड जैसे तारों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। बंदरों के इस उत्पात से लोग भयभीत थे और साथ ही स्थानीय निवासी इस समस्या से निजात दिलाने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। नगर पालिका ईओ धीरेन्द्र कुमार राय ने बताया कि बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, जो नगर क्षेत्र में जो बंदरों का आतंक था और कई जगह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि बंदर आक्रामक होकर के नागरिकों का जो है काटने का काम कर रहे हैं, उसके लिए टेंडर करके एक फर्म को आमंत्रित किया गया है और वो वर्तमान समय में बंदर पकड़ने का कार्य कर रही है। और उनको ये निर्देशित किया गया है कि जो बंदर यहाँ पे पकड़े जाएंगे, ये यहाँ पे जो सोनभद्र का जो जंगल है ले जा करके जंगल में छोड़ेंगे, बीच में कहीं नहीं छोड़ेंगे। ये कल से शुरू हुआ है और अब तक हमको लगता है कि 50 से ऊपर बंदर जो है पकड़ करके यहाँ पे भेजे जा चुके हैं। गाजीपुर जिले में ड्राफ्ट मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की ड्राफ्ट मतदाता सूची और साथ ही SIR के तहत जिले में 4,08,000 वोटरों के नाम हटाए गए। अब मतदाता सूची में 25,42,700 वोटरों का नाम दर्ज है। गाजीपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी DM अविनाश कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची का ड्राफ्ट सौंपा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक प्रकाशन के समय जिले में 29,51,478 मतदाता थे। SIR प्रक्रिया के तहत 2003 की मतदाता सूची से मिलान के बाद विभिन्न कारणों से 4,08,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इनमें मृतक, डुप्लीकेट या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हुए मतदाता शामिल हैं। अब वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में गाजीपुर की मतदाता सूची में 25,42,700 मतदाता दर्ज हुए हैं और साथ ही तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज जारी किए गए ड्राफ्ट में इन सभी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद यदि उनकी ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती तो उनके नाम स्थायी रूप से मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। इस कार्य का द्वितीय चरण 6 फरवरी तक चलेगा और दावा है कि आपत्तियों को सुनने के लिए 108 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ARO नियुक्त किए गए हैं।
जो कि 27 फरवरी तक कार्य करेंगे। दावा आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने पर आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति मिलने के बाद 6 मार्च को मतदाता सूची को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। माननीय चुनाव आयोग द्वारा ये SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में करी गई थी, जिसमें जनपद गाज़ीपुर में भी SIR की प्रक्रिया की गई थी। तो प्रथम चरण की SIR की प्रक्रिया के बाद आज आलेख का प्रकाशन किया गया है, जो कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है और हमारे यहाँ पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वो ड्राफ्ट सूची की प्रति भी आज उपलब्ध कराई गई है। प्रथम चरण की कार्रवाई के उपरांत जो स्थिति निकल के आई है जनपद में, उसके बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने प्रकाशन किया था तो 29,51,478 मतदाता थे। SIR की प्रगाढ़ परीक्षण करने के उपरांत जो हमारे पास जो बचे हैं मतदाता, इसमें से 4,08,689 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जो कि विभिन्न वजह से कटे हैं। या तो वो मृतक हैं, या डुप्लीकेट हैं, या परमानेंटली शिफ्टेड हैं, या फिर अनट्रेसेबल हैं। इस प्रकार के विभिन्न मतदाताओं के जो टोटल संख्या आई है वो 4,08,679 है। और उनको काटने के उपरांत आज जो ड्राफ्ट प्रकाशन किया गया है उसमें 25,42,789 मतदाता अब प्रकाशित किए गए हैं। और इसमें हमको सभी जो मतदाता प्रकाशित हुए थे उनको 2003 के मतदाता सूची के साथ मिलान करना था, या तो वो स्वयं उपस्थित थे या फिर उनके माता पिता यदि सूची में उपस्थित थे तो उनके संबंध में मैपिंग करनी थी। तो हम लोगों ने मैक्सिमम इसमें मैपिंग करी है और मात्र 1,40,539 मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो उनको अब हम लोग ये जो द्वितीय चरण शुरू हो रहा है उसमें नोटिस इशू करेंगे और 13 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका वो आधार बनाते हुए वो अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनका नाम नहीं काटा जाए। तो ड्राफ्ट में इनके नाम प्रकाशित हुए हैं, परंतु नोटिस के उपरांत यदि वो अपना संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनके नाम काटे जाएंगे। तो अब ये जो द्वितीय चरण की जो कार्रवाई शुरू हुई है उसमें दावे और आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे और ये 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। और जो AEROs अतिरिक्त भी इसमें नामित किए, हम लोगों ने लगभग 108 AEROs हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि दावे आपत्तियां लिए जाना है, उनका निस्तारण करना है, सुनवाई करनी है। तो जो ये पूरी प्रक्रिया है वो 27 फरवरी तक चलेगी। दावे आपत्तियां प्राप्त करने के उपरांत या उसके बीच में भी जो सुनवाई होनी है तो वो सुनवाई चलती रहेगी और 27 फरवरी तक ये कार्रवाई रहेगी। और आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति लेने के बाद 6 मार्च को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। यहाँ यह भी मैं बताना चाहूँगा कि जो 1 अक्टूबर 2026 को जो अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं वो लोग भी इसमें नए मतदाता बन सकते हैं। उसके साथ उनको एक अतिरिक्त डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा और वो नाम भी इसमें हम लोग जोड़ेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में यदि कोई अन्य तथ्य भी आते हैं, जैसे कोई और सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि ये मृतक हैं या कुछ है आपत्तियों के माध्यम से, तो उनके नाम काटे भी जा सकते हैं। और अगर कोई अपना वोट शिफ्ट कराना चाहता है तो फॉर्म 8 के माध्यम से वो वोट शिफ्टिंग का भी अपना आवेदन दे सकता है डिक्लेरेशन फॉर्म भर के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने प्रथम चरण की कार्रवाई पूर्ण करी है माननीय आयोग के निर्देश में, बहुत BLOs ने और हमारे कई टीचर्स ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया और जिसकी वजह से हम लोग ये कार्रवाई संपन्न करा पाए।
आगे की कार्रवाई के लिए भी विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं, उनकी भी जो समस्याएं आती हैं उसका निराकरण करते हैं। यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे मृतक या डुप्लीकेट मतदाता जिनके नाम काटे गए हैं, उसकी बूथवार सूची हम लोगों ने अपनी जिला गाजीपुर की एनआईसी की वेबसाइट पे भी डाली है। तो यदि किसी का नाम कटा है और अगर उसको लगता है कि मेरा नाम गलत कटा है, तो वो उस वेबसाइट से अपनी सूची प्राप्त करके अपना नाम देखते हुए वो उसमें दावे आपत्तियां दे सकता है और उसमें हम लोग सुनवाई के उपरांत निर्णय ले लेंगे। धन्यवाद। सर, ये आज ये किस तरह का बंडल राजनीतिक दलों को दिया गया? जी, राजनीतिक दलों को आज जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन किया गया है उसकी प्रति उपलब्ध कराई गई है। शाहजहांपुर में जाति सूचक गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़िता द्वारा कोतवाली में तहरीर देने के बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोग थाने के गेट पर जुट गए और मामला बढ़ता देख पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है। थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां सड़क निर्माण के दौरान हुए विवाद में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और जान से मारने की धमकी देने का बड़ा आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने शाम करीब 4 बजे कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन घंटों बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नाराज होकर समाज के नेता रामनिवास वाल्मीकि, दिनेश कुमार और साथ ही स्थानीय लोग कोतवाली के मुख्य गेट पर एकत्र हो गए और मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। पुलिस द्वारा केवल जांच की बात कहे जाने पर लोगों का आक्रोश बढ़ गया और इसी दौरान हिंदू संगठन के नेता राजेश अवस्थी और राहुल शुक्ला सहित कई नेता और कार्यकर्ता भी कोतवाली पहुंचने लगे और जिससे मौके पर भीड़ लगातार बढ़ती चली गई और हालात तनावपूर्ण होते नजर आए। स्थिति को बिगड़ता देख और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ जाति सूचक गाली गलौज और धमकी दी गई है, लेकिन तहरीर के बावजूद पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की है। भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीड़िता को समय पर न्याय मिल पाएगा या नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की। जैसा कि जानकारी हुई दोपहर में कि मंडी मोड़ पे एक अपना हिंदू वाल्मीकि बस्ती है, जहां पर एक कोना सा है, जहां पर उसने एक जासिद मेंबर है, नगर पालिका का मेंबर रहा है। पूर्व में वो कई घटनाएं कर चुका है और उसने मोरग और बजरी मोड़ पे डाल रखी थी, जिसकी प्रशासन ने वार्ता की, नगर पालिका ने आयुक्त है और कहा कि इसको हटवाइए, तो उसने हटाने से मना किया और कहा कि नहीं, ये तो हमारी जगह है। यानी सरकारी जमीनें उनके बाप की बपौती है, तत्काल हटा नहीं सकते थे। हटाने के उनके लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी? हमारी दुकानें टूटेंगे, हमारे घर टूटेंगे, उनका कब्जा बना रहेगा। इसको लेकर के वहां बातचीत हुई। उसके बाद में उसका जो राशिद मेंबर है, उसका पुत्र और कई अन्य लोगों ने जिस तरीके से हमारे वाल्मीकि समाज, हमारे परिवार हिंदू समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और उसके बाद में वो जो है जात सूचक गालियां दी, उसके बाद इन लोगों के अंदर आक्रोश हुआ कि हमारे तत्काल एफआईआर दर्ज किया है। वो लगातार संपर्क में हुए, एफआईआर देर तक दर्ज नहीं हुई। उसके बाद यहाँ हिंदू समाज के लोग, सभी परिवार के लोग यहाँ पे एकत्र हुए। एकत्र होने के बाद तत्काल प्रभाव से कोतवाल साहब के संपर्क किया गया। मैं भी मौके पर आया हूँ और तत्काल कहा है कि अभी एफआईआर दर्ज करिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ऐसे गुंडे और माफिया जो है कि आवश्यकता भारत के अंदर, शाहजहांपुर के अंदर नहीं है। और ये अगर ज्यादा इनके अंदर चर्बी चढ़ी हो तो उसके बाद हम लोगों को दे दे, हम लोग दो हाथ करने को तैयार है। अन्यथा हिंदुओं को छेड़ने छोड़ने के कभी ये अपनी भूमिका छोड़ दे। जिस तरीके से पहले ड्रामा चलता था वो ड्रामा अब नहीं चलने वाला। कोई भी हिंदू अब पीड़ित नहीं रहेगा। अगर किसी को छेड़ोगे तो काट देंगे। इसलिए याद रखिए, किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी हरकतें पूरे शाहजहांपुर के अंदर, पूरे देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, तत्काल प्रभाव से मांग करता हूं नगर निगम से उसके खिलाफ अपनी अलग से एक एफआईआर दर्ज कराई जाए। और ये एफआईआर दर्ज की जा रही है। कोतवाल साहब से निवेदन है तत्काल उसको अरेस्ट करें और उसको जेल भेजें। जय हिंद, जय भारत।
खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर जनपद के देवकली क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और मेडिकल क्लिनिकों का मामला सामने आया है। क्षेत्र में बिना पंजीकरण के कई प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम और मेडिकल क्लिनिक धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। इस बात को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं। हाल ही में देवकली क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्षेत्र में संचालित नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ ही जहां पर वैध पंजीकरण के अवैध रूप से चलते पाए गए हैं उन सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सीजिंग की कार्रवाई जल्द की जाएगी। मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी देवकली के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ज्यादातर एक आध दो को छोड़ के लगभग हमने चेक कर लिया है। कुछ ही छूटे होंगे जो इंटीरियर में बहुत होंगे, और हमने पाया ये कि ज्यादातर पेपर नहीं है, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ न कुछ कमियां जरूर है। मैंने वार्निंग दिया है कि आप लोग चलाने से मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और स्टाफ की एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन करिए, ये वार्निंग दी। कौन कौन सा हॉस्पिटल है जो जिसको आपने वार्निंग दिया? हमने शिव हॉस्पिटल को दिया है, आयुष्मान को दिया है, और क्लिनिक थे उधर रामपुर माझा की तरफ, मेडिकल स्टोर थे, बंगाली डॉक्टर साहब थे, उनका था। तो एक हॉस्पिटल था लेकिन उसने नाम बंद रखा था, बस केवल बोर्ड उसने क्या पेंट लगा दिया था, तो इसलिए नाम वो समझ में नहीं आया, लेकिन बेड उसके अंदर थे। एसओ साहब हम जब अंदर गए थे तो कम से कम 20-25 बेड थे उसमें, लेकिन पेशेंट नहीं थे, वो बंद कर दिए थे। एक बार लिखित तो दे दिया हमने, अब इसके बाद सीज की कार्रवाई होगी। अब सीज एसडीएम साहब को लेटर लिख रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे, मतलब एसडीएम साहब का और मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, थाने का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो तीनों लोग उसको सीज करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना बछरायू क्षेत्र के गांव मलेशिया शुगर मिल के पास स्थित एक साबुन बनाने वाले फैक्ट्री में अचानक एक तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई। क्षेत्रीय चौकी से कुछ ही दूरी पर स्थित आपको बता दें, इस फैक्ट्री में आग लगने से दूर दूर तक धुआं ही धुआं दिखाई देना शुरू हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्फ साबुन बनाने वाली इस फैक्ट्री की आड़ में माचिस पटाखों का अवैध निर्माण कर भंडारण किया जा रहा था, जिसमें किन्हीं कारणवश आग लग गई और तेजी से फैलना शुरू हो गई। और साथ ही आग की सूचना मिलते ही वेव इंडस्ट्रीज मलेशिया से एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके अतिरिक्त गजरौला से भी 3 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि कुछ देर बाद आग फिर सुलग उठी, जिससे बाद में पूरी तरह बुझा दिया गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही धनौरा एसडीएम और विभा श्रीवास्तव, सीओ अंजलि कटारिया व क्षेत्रीय थाना बछरायू प्रभारी कुलदीप तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और साथ ही आग में फैक्ट्री का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बताते चले, मंगलवार को जब आगाज टाइम्स न्यूज चैनल की टीम ने मौके पर पहुंची तो यहां हैरानी की बात यह थी सामने आई कि प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचकर जायजा लेने के बावजूद भी इस फैक्ट्री पर जहां साबुन सर्फ बनाने की आड़ में अवैध माचिस पटाखे बनाकर भंडारण किया हुआ था, उस फैक्ट्री स्वामी पर मुकदमा पंजीकृत तो हुआ, लेकिन फैक्ट्री के गेट पर सील के नाम पर ताला लटके पाए और साथ ही आतिशबाजी के पटाखे के रूप में फैक्ट्री के गेट पर हजारों की तादाद में माचिस पटाखे भी देखने को मिले। जब वहां आसपास के मलेशिया वेव शुगर मिल के कर्मचारी एवं मजदूर लोग अपने कमरों के निवास में करते हैं वहां पर, और साथ ही यहां तक कि आज उस फैक्ट्री के सामने से गुजर रहे रास्ते पर लोगों का आवागमन भी रहता है। या तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल इस मामले में मंडी धनौरा क्षेत्र अधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया है कि इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बछरायू थाना क्षेत्र अंतर्गत मलेशिया चौकी के पास स्थित एक डिटर्जेंट और साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग को बुझा लिया। जांच की गई तो देखा गया कि इस फैक्ट्री के पीछे एक कमरे में बच्चों के माचिस वाले पटाखों का भंडारण होना भी पाया गया। प्रकरण में कोई घायल नहीं हुआ है, ना ही कोई जनहानि हुई है। मामले में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है।
दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतपाल सिंह मान। आप देख रहे थे आगाज टाइम्स न्यूज़। हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा के धनौरा क्षेत्र में। यहाँ जो है कल जो है एक जो है बम ब्लास्ट हुआ था। ये फैक्ट्री है जहाँ जो है इसके अंदर सरफ और साबुन बनती थी, उसकी जो है कारखाना था यहाँ। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है कि इसके अंदर जो था विस्फोटक सामग्री कहाँ से आई। और जो है ये है कि जो लाइसेंस है, अच्छा खासा लाइसेंस भी जरूर मिला होगा। उसका लाइसेंस भी होता है कि अगर विस्फोटक सामग्री को भी बनाता है तो उसका लाइसेंस भी होता है। लेकिन ये है कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि सरफ और साबुन बनता था। आखिरकार ये इतनी बड़ी जो थी घटना घटी, आखिरकार इसके जिम्मेदार है कौन? पुलिस मतलब जो है प्रशासन या जो है जनता? अगर इस तरीके से कहर जहाँ गुजरा है, यहाँ इतना तगड़ा बम ब्लास्ट हुआ था कि मतलब जो थी कोई अप्रिय घटना घटने से कही। जहाँ मजदूर जो है काफ़ी कार्य करते थे वो भी जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मैं अपने जो है कैमरामैन से ये कहूँगा कि ये देखिए कि ये जो है अगर सरफ साबुन बनता था तो ये जो है यहाँ जो मतलब पटाखे हैं, पटाखों की जो है ये पटाखे आए कहाँ से? ये देखिए कितनी आतिशबाजी पड़ी हुई है। आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये देखिए, या बहरहाल अगर सरफ और साबुन की दुकान थी या जो था स्टोर था या कहा जाता है गोदाम था या जो फैक्ट्री थी, तो इसके जो है जिम्मेदार कौन? मैं था सतपाल सिंह मान, आप देख रहे थे आगाज टाइम्स न्यूज़। धन्यवाद। 5 जनवरी को बछाइयों थाना क्षेत्र अंतर्गत मलेशिया चौकी के पास पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा थाना अमरोहा देहात परिसर में स्थित महिला बैरक एवं पुलिस कर्मियों के कुल 36 जर्जर आवासीय भवनों के जीर्णोद्धार कार्य को पूर्ण कराते हुए दिनांक 6 जनवरी 2026 को उनका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा व अन्य क्षेत्राधिकारीगण की उपस्थिति में क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया द्वारा फीता काटकर महिला बैरक का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिलापट्ट का अनावरण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुविधाजनक आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करने का विभाग की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होना था और महिला बैरक के जीर्णोद्धार से महिला पुलिस कर्मियों को बेहतर सुरक्षा, अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा, जिससे वे और अधिक प्रभावी एवं निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि जनपद के अन्य थानों में इसी प्रकार से पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों एवं महिला बैरकों के जीर्णोद्धार का कार्य चरणबद्ध रूप से कराया जा रहा है। आज थाना अमरोहा देहात में एक महिला बैरक का पूरा जीर्णोद्धार किया गया। साथ ही यहाँ पे जो आवासीय भवन है जिसमें 36 फ्लैट है उनका भी जीर्णोद्धार करके उनका इनॉग्रेशन किया गया। यहाँ पे जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं बनाई गई हैं। जो ये महिला बैरक है, हमारे जो नए पुलिसकर्मी हमारे फोर्स को जल्दी ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी ये उपयोगी रहेंगे। जनपद में जो विभिन्न थाने हैं वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बेहतर करने का कार्य किया जा रहा है। कितने रुपए की लागत से बनाया गया सर ये रेनोवेट किया है? इसमें जो महिला बैरक है इसमें करीब 4.5 लाख रुपए के अराउंड का के अंतर्गत इसमें कार्य किया गया और जो आवासीय भवन है उन पे जो करीब 36 फ्लैट है उन पे लगभग 13.5 लाख रुपए का काम किया गया। ठीक। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट सूची जारी, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न। जिले में विशेष प्रकार पुनरीक्षण एसआईआर के बाद मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के तात्या टोपे सभागार के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार वे अनुशासन के साथ पढ़ाई
लेकर अपने भविष्य को सशक्त आधार प्रदान करते हैं, उसी प्रकार अपने भविष्य के साथ साथ देश को एक आधुनिक और सशक्त लोकतंत्र शक्ति बनाने के लिए भी उन्हें मतदाता बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग मोबाइल के माध्यम से अथवा अपने नजदीकी मतदाता केंद्र पर जाकर फॉर्म 6 भरकर आसानी से मतदाता पंजीकरण कर सकता है। मतदाता बनकर वह अपनी पसंद की सरकार चुनने के अपने संवैधानिक अधिकार को पहचाने और लोकतंत्र को मजबूत करे। और साथ ही पहले कानपुर में लगभग 35 लाख मतदाता थे, अब लगभग 26 लाख मतदाता बचे हैं। करीब 25% वोट काटे हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। अब लोक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। और साथ ही इसी कड़ी में जब हमारी टीम धरातलीय जानकारी लेने के लिए कल्याणपुर क्षेत्र पहुंची तो आपको बता दें कि AER और साथ ही कल्याणपुर संगीता यादव ने हमें जानकारी दी कि उनके पास कुल 47 बूथ इस वक्त हैं। और साथ ही हम सेंट फ्रांसिस स्कूल में उपस्थित हैं। यहाँ पर कुल 10 BLO और साथ ही एक सुपरवाइजर डॉक्टर विवेक वर्मा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक SIR का काम चला है और जिसको आगे बढ़ाया गया है और 26 दिसंबर तक चला है। इस दौरान हमारे सभी कार्य किया है और साथ ही सभी के फॉर्म भरवाने का कार्य किया है। अगर किसी के नाम छूट गए हैं तो उनसे हम संपर्क करके अब जो प्रक्रिया की जा रही है उसी के तहत उनका नाम शामिल किया जाएगा। SIR का क्या मतलब है आम जनमानस तक पहुंचाएं? मेरा नाम डॉक्टर विवेक वर्मा है। मैं काकादेव एरिया में सुपरवाइजर हूँ। SIR का मतलब है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। और ये अभियान हमारा जो है वो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 4 नवंबर से शुरू किया गया था और ये माना गया था कि 4 दिसंबर तक इसको कराना है। लेकिन चूंकि समय सीमा फिर बढ़ाई गई 7 दिन की और ये 11 दिसंबर हुआ। उसके बाद फिर 26 दिसंबर को इसकी फाइनल सीमा मानी गई है और उसके बाद हमारा ड्राफ्ट का काम शुरू किया गया। अच्छा, आम जनमानस को उससे क्या लाभ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, SIR का जो मेन एक फ़ायदा आम जनमानस को ये मिलेगा कि सपोज दैट कि हमारा जो BLO की लिस्ट है वो एक अपडेट हो जाएगी, जो BLO के पास लिस्ट है। दूसरा एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जिसमें कुछ लिस्ट में BLO की त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को सही किया जा सकेगा। तीसरा एक फ़ायदा ये देखने को मिलेगा, जैसे हमारे कुछ BLO जो थे वो धरातल पे गए, उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के नाम गांव में भी हैं और शहर में भी हैं। अब जब BLO साहिबान ने उन लोगों से बात की कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहेंगे, तो उन्होंने जब बताया कि हम गांव में रखना चाहेंगे तो गांव में उनका वोट रखा गया, यहाँ काट दिया गया। और ये कहा अगर यहाँ रखेंगे तो गाँव में काट दिया गया। तो इस प्रकार उनका एक जगह वोट बना रहा। चौथा एक जो मेन फायदा ये है कि इसमें योग्य लोग हैं, यानी कि जो लोग भी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरा कर रहे होंगे उनको हम लोग इस अभियान के तहत अभी जो फॉर्म 6 भरेंगे, आज से शुरू हो गया है, उसमें जोड़ने का काम करेंगे और अयोग्य लोगों को बाहर करेंगे। अच्छा, जो आपका कार्य क्षेत्र रहा है उसमें किस प्रकार की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और लगभग कितनी मतदाता मतलब आपकी कार्य क्षेत्र में रही? देखिए, इतना बड़ा अभियान है और ये चूंकि अभी आपको पता है बिहार में भी कुछ समय पहले खत्म हुआ है, लगभग 12 राज्यों में चल रहा है, आने वाले समय में अन्य राज्यों में चलाया जाएगा। तो इतने बड़े अभियान को आप ये तो नहीं झुठला सकते कि बिना किसी कठिनाई के आपने पूरा कर लिया। तो परेशानियां तो हुई, जैसे कि मेरे साथ में जो कुछ BLO हैं, भाग संख्या 193, 197, 183, ये लोग नए थे और इन लोगों के साथ में समस्या ये कि एरिया भी नहीं पता था और जब ये BLO बनाए गए थे तो उनको पता भी नहीं आगे SIR का अभियान आने वाला है। 2-3 महीने पहले BLO बने थे।
लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे डीएम सर हैं, वो काफ़ी कर्मठ हैं, लगातार सुपरविज़न करते हैं और निर्देश देते रहते हैं। हमारे एसीएम सर वो बहुत ही ज़्यादा इस मामले की इस प्रकरण की संवेदनशीलता को समझते हुए लगातार सुपरविज़न करते हैं। ज़ूम मीटिंग से रात में 9 बजे 10 बजे तक हम लोग समझाते हैं कि अगले दिन क्या करना है। शाम को उसकी व्याख्या करते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ पे कमी हुई, उसको दूर किया जा सके। और सबसे बड़ा योगदान हमारे बगल में हमारी मैडम बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से आकर के ऑफिस का काम भी करना है, यहाँ भी देखना है जिन कमियों को दूर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं किया जा रहा, उस कमी को उसकी तह में जाकर के उच्च अधिकारियों को अवगत कराना, क्योंकि हमारे लिए उच्च अधिकारियों से अवगत कराने का माध्यम मैम ही है। तो हमने इस तरीके से उन समस्याओं को दूर किया जो समस्या नए लोगों की थी। उसके लिए मैम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैम ने जो है नगर निगम के लोगों से बात की, मैम ने जो है राशनिंग विभाग से बात की और वहाँ से जो कोटेदार वगैरह है या नगर निगम के कर्मचारी हैं, उन लोगों ने काफ़ी मदद की और नए लोगों के साथ में जाकर के भ्रमण किया और लगभग सभी लोगों को गणना प्रपत्र बंटवाने में मदद की। आज किस तरीके से धरातली स्तर पर काम किया गया है उसके विषय में थोड़ा जानकारी। जी, मेरा नाम संगीता यादव है। मैं तहसील सदर में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं AERO कल्याणपुर हूँ, जिस पर मेरे पास टोटल 47 बूथ हैं, जिसमें ये हमारा सेंट फ्रांसिस स्कूल है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे 10 BLOs हैं और एक हमारे सुपरवाइज़र विवेक जी हैं और ARO सर हमारे हैं आलोक कुमार गुप्ता जी। उनका भी बहुत अच्छा योगदान है हमारे इस कार्यक्रम में। 4 नवंबर से 4 दिसंबर हमारा SIR का काम चला है, जिसको धीरे धीरे बढ़ाया गया है और 26 दिसंबर तक इसको कंप्लीट किया गया है, जिस पर हमारे BLO घर घर जा कर के इन्होंने नोटिस बांटी है सबको और उसके फॉर्म को फिल करवाया है, जिसके तहत किसी भी मतदाता का नाम ना छूटे, कोशिश यही की गई है। लेकिन जिस भी मतदाता का नाम छूटा है वो अब हमारा कल से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिस पर ये है उनको सुनवाई की जाएगी उस व्यक्ति को, और आपत्तियां अगर वो कोई व्यक्ति देना चाहे उस पर कि हमारा नाम काट दिया गया है तो उसको जोड़ने की प्रक्रिया भी हो जाएगी। और हमारा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति आएँ अपने बूथ पर, अपने BLO से मिलें और कोई भी मतदाता ऐसा ना हो कि जो वोट डालने से छूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि मेरे पास टोटल 47 बूथ हैं, जिस पर 5 सुपरवाइज़र हैं मेरे अंडर में और क्या बोलते हैं लगभग 51,000 वोटर्स रहे हैं, जिसमें घर घर जा कर के हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। तो विशेष सघन पुनरीक्षण था भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में, उसमें जो हम लोगों ने कार्य किया उसके उपरांत आज 6 जनवरी 2026 को जनपद कानपुर नगर की सभी 10 विधानसभाओं की जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन आज हुआ है। और आज के दिन से ही 6 जनवरी से हमने 1 माह के लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं कि ड्राफ्ट सूची में जिनका नाम ना हो और जो अन्यथा पात्र हैं और ख़ास तौर से जो युवा वोटर्स हमारे हैं 18 साल से अधिक वाले, उन सभी को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट में प्रतिभाग करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। और हमें कानपुर यूनिवर्सिटी के हमारे VC साहब आदरणीय पाठक जी और उनकी पूरी टीम द्वारा इसमें बहुत सपोर्ट किया गया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि कानपुर नगर में कोई भी पात्र जो मतदाता बन सकता है वो छूट ना पाए और कोई अपात्र रह ना जाए। इसी क्रम में अगले 1 माह के अभियान में मैं सभी कानपुर वासियों से अपील करूंगा कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट विभिन्न बूथों पे प्रकाशित हो रही है जहां के वो निवासी हैं, वहां जाकर अपना नाम चेक कर लें, अपने BLO से बात कर लें, सत्यापन कर लें, उनका नाम होगा यदि वो वहाँ रहते हैं। यदि किसी कारण से भी नाम नहीं है तो अपना फॉर्म 6 भरकर वो जमा कर सकते हैं, जो साक्ष्य चाहिए साथ में वो दे दें और उससे उनका नाम शामिल हो जाएगा। और जो मार्च में हमारी फाइनल वोटर लिस्ट आएगी उसमें सभी पात्र मतदाताओं को हम लोग सम्मिलित कर सकेंगे। खबर बदायूं से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक की हुई मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने दोनों घायल बाइक सवारों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया है। घायल को बदायूं जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखाया गया है और साथ ही मृतक नन्हेलाल 35 वर्षीय पुत्र जयराम निवासी खजुराल नगला
थाना उसहैद के निवासी है। वहीं घायल दीपू 30 वर्षीय पुत्र प्रेमपाल भी निवासी खजुरा नगला थाना उसहैद के निवासी है। दोनों बाइक सवार गांव में गड़िया हरदो पट्टी गांव से ब्रजपाल की बुआ की 13वीं की दावत खाकर अपने गांव वापस आ रहे थे। बताया जा रहा है कि मृतक नन्हे लाल के 7 बच्चे हैं, जिनमें 5 बेटियां और 2 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है। मृतक खेती किसानी किया करता था। बताइए कि उसहैद थाना क्षेत्र के गाड़िया हरदो पट्टी गांव के पास हुआ सड़क हादसा। खबर चंदौली से है, जहां एसआईआर के मैपिंग के बाद जारी हुई वोटर लिस्ट। आपको बता दें कि मतदाताओं में 12,58,735 मतदाता लिस्ट में जारी हुए हैं और साथ ही 14,88,821 में से मतदाताओं में 12,58,735 मतदाता लिस्ट में जारी हुए और साथ ही 2,30,086 सूची से बाहर बताए जा रहे हैं। दावे और साथ ही आपत्ति के लिए 1 महीने का मिलेगा समय। छूटे हुए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 13 विकल्पों में से अपने जन्म स्थान एवं नागरिकता को सिद्ध करने के लिए लगाना पड़ेगा और साथ ही दावे के लिए फॉर्म 6 भरना होगा तथा आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरना होगा। प्रमाण पत्र के साथ आपत्ति फॉर्म 6 जनवरी को 6 फरवरी तक भरे जाएंगे। आपत्ति एवं दावे की 27 फरवरी तक होगी सुनवाई। 6 मार्च को फिर फाइनल वोटर लिस्ट का होगा प्रकाशन। क्या अपडेट है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 के अंतर्गत आज ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन किया गया है। आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में बैठक करके उन्हें ड्राफ्ट रोल अवेलेबल कराया गया है और आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई है। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक अभी दावे आपत्ति और उसके बाद 27 फरवरी तक सुनवाई का टाइम रहेगा और 6 मार्च को फाइनल पब्लिकेशन किया जाएगा। इसी संदर्भ में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे की प्रक्रिया की ब्रीफिंग भी कर दी गई है एंड बहुत ही अच्छे से हम लोग आगे की प्रक्रिया का भी निर्वहन सुनिश्चित कराएंगे। सर कुछ जानकारी दे पाएंगे कितने वोटर्स थे और कितने कटे हैं वोट? ओवरऑल 14.8 लाख वोटर्स थे, जिसमें से 2.3 लाख वोटर्स हमारे ASDD कैटेगरी में हैं और बाकी करीब 12.5 लाख वोटर्स बचे हुए हैं। अभी फॉर्म 6, 7, 8 का भी पैरेलल प्रक्रिया संचालित की जाएगी एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा वोटर्स हैं उन्हें इस टाइम में जुड़वाएं और यदि कोई हमारे वोटर्स रह भी गए हैं जुड़ने से उनको भी इस ड्राइव के टाइमलाइन के अंतर्गत उन्हें भी हम लोग जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सर एक उत्सुकता है लोगों में कि बहुत से लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, बावजूद उसके अगर उनका नाम कट जाता है, नहीं आता है, तो उस स्थिति में किस तरह का मौका दिया जाएगा आयोग की तरफ से? ये जो अभी समय दिया गया है ये इसी के लिए दिया गया है कि सबको सभी टाइप की इश्यूज़ को लेकर के पर्याप्त अवसर मिल सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दावे आपत्ति के टाइम पर हम फॉर्म 6, 7, 8 सभी फॉर्म्स को फिलअप भी करा रहे हैं। तो यदि किसी को नया वोटर बनना है या कोई वोटर छूट गया है या किसी का गलती से कट गया है या अभी भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि डिलीट होना चाहिए था नहीं हो पाया है, इस टाइप की अगर कोई भी त्रुटियां रह भी गई हैं तो उन सभी त्रुटियों को भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि उन्हें रिजॉल्व हम लोग करा करके जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट हो, फाइनल पब्लिकेशन हो, उसमें ऐसी कोई भी कमियाँ ना रह जाए।
खबर इटावा से है, जहां चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस संबंध में इटावा जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला और अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और साथ ही बीएलओ के साथ बैठक कर पूरी जानकारी साझा की है। बैठक में एसआईआर के निष्कर्षों और साथ ही घटे मतदाता आंकड़ों और आगे की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई है। मंगलवार को जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर से पहले इटावा जिले में कुल 12,29,631 मतदाता दर्ज किए गए थे, जबकि इस सूची में यह संख्या घटकर 9,96,613 रह गई है। इस तरह 2,33,000 मतदाता और साथ ही 40,000 मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं। आपको बता दें, जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में 2,88,681 और भरथना सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में 3,11,237 मतदाता दर्ज किए गए। वहीं हटाए गए नामों की संख्या इटावा विधानसभा में 1,05,610, जसवंत नगर में 61,444 और भरथना विधानसभा क्षेत्र में 65,975 बताई गई है। आज जो है जनपद इटावा में हमारी 3 विधानसभा है, 199 जसवंत नगर, 200 इटावा और 201 भरथना। तो इन तीनों विधानसभाओं का जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ प्रशिक्षण चल रहा है निर्वाचक नामावलियों का। आज निर्वाचक नामावलियों का जो ड्राफ्ट आगे उसका आज प्रकाशन हो रहा है। जब ये शुरू हुआ था एसआईआर, उस समय 1342 बूथ थे, 12,29,631 मतदाता थे। आज जब जो ड्राफ्ट हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, अब बूथों की संख्या हो गई है 1437 और कुल मतदाताओं की संख्या हो गई है 9,96,613। एक चीज जो इसमें अब देखने को मिली है कि वो 2,33,040 मतदाता ये कट गए हैं एएसडीडी के कारण। तो जो एएसडीडी है, डेथ में 37,465, अनुपस्थित में 80,472, जो स्थायी रूप से कहीं शिफ्ट हो गए हैं ये है 94,328, या जिनका नाम पहले से शामिल है 14,614 और भी अन्य कारण से 61। इतने मतदाता 2,37,040 मतदाता एआईडीडी के कारण ये ड्राफ्ट में इनका नाम नहीं शामिल है और इनकी सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दी गई है, डीएलए को उपलब्ध करा दी गई है और डीओ की जो वेबसाइट है उस पर भी इसका प्रकाशन करा दिया गया है। एक जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि जो हमारे मतदाता डिजिटाइज हुए हैं, यानी जो जिनका नाम ड्राफ्ट में शामिल है और उनकी जो संख्या है 9,96,613, इसमें से 1,37,500 मतदाता ऐसे हैं जो अभी अनमैप्ड है। अनमैप्ड से तात्पर्य है कि जिनका 2003 की मतदाता सूची से अभी लिंक या तो स्वयं नाम के रूप में या प्रोजनी के रूप में अभी स्टैब्लिश नहीं है। तो इन 1,37,500 मतदाताओं को जिनका नाम ड्राफ्ट में शामिल है, इनको नोटिस आएगा और इनसे अपेक्षा होगी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित 13 जो दस्तावेज हैं उनमें से कोई एक दस्तावेज जो जिलों के माध्यम से दे ताकि उनको उनका भी मैपिंग का कार्य किया जा सके। तो ये एक है। दूसरा इसमें अब काम होगा जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु प्राप्त कर चुके हैं
ऐसे भी युवा, उनका भी नाम इसमें बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि मतदाता सूची में जो लोग छूटे हुए हैं उनका भी अब नाम आ जाए आयु के आधार पर। जैसा आप सब जानते हैं, SIR 2025-26 जब प्रारंभ हुआ था, तभी भारत निर्वाचन आयोग का ये कहना था कि ये हमारा जो भी उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी लोग मतदाता सूची में जिनका नाम होना चाहिए उन सबको मतदाता सूची में नाम शामिल करें, और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल होना चाहिए उनको मतदाता सूची से हटा दिया जाए। और इसी को लेके एक विशेष प्रगाढ़ परीक्षण अभियान 4 नवंबर से लेके 26 दिसंबर तक ये चलाया गया, और जिसका आज जो ड्राफ्ट है वो आज पब्लिश हुआ है। एक तथ्य और संज्ञान में लाना है, जब SIR प्रारंभ हुआ था तो हमारे यहाँ जो बूथों की संख्या थी वो थी 1342। इस SIR के बाद जो रैशनलाइजेशन की कार्रवाई हुई है उसमें बूथों की संख्या बढ़ के 1437 हो गई है। तो इस तरह से ये विशेष प्रगाढ़ परीक्षण का जो मतदाता सूची थी विधानसभा की, उनका ये कार्यक्रम का आज जो चरण है ड्राफ्ट का आज पब्लिश हो रहा है, और आगे से जो इसमें लोगों को नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 की जो कार्रवाई होगी या और भी जो संशोधन की है वो कार्रवाई होगी। और इसी तरह से जो अनमैप्ड हमारे मतदाता हैं 1,37,500, इनको नोटिस देके और इनका भी जो 2003 से इनको लिंक का जो भी कागज वगैरह है इनसे मांगा जाएगा। इटावा जनपद की तीनों विधानसभा की जनता से क्या अपील रहेगी, जिस तरह से चूंकि कुछ चीजें कंफ्यूज करने वाली रही हैं? इसमें हमारे जनपद के सभी जो इसमें मतदाता भाई हैं, जनसामान्य है, उनसे 2 अनुरोध है। एक तो 1,37,500 मतदाता जो अनमैप्ड कैटेगरी में है उनको हम लोग नोटिस जारी करेंगे और उनको सहयोग भी करेंगे कि उनको क्या दस्तावेज उनको देना है, ताकि उनके मैपिंग की कार्रवाई कर सके। ये नाम मतदाता सूची में शामिल है। दूसरा, हम ये अपील करेंगे कि ऐसे सभी जो हमारे युवा हैं जिनका नाम अभी मतदाता सूची में नहीं है और 18 साल की आयु 1 जनवरी 2026 को प्राप्त कर चुके हैं, तो ये भी अपना फार्म भर दें। फार्म 6 के साथ एक अवलोकन 4 भी भरें और उसको जो भी प्रविष्टियां हैं उसको अच्छी तरह से समझ के भरें। नहीं है तो अपना जो BLO है उससे भी वो अपना डिस्कस कर लें और उसके बाद सही भरें, ताकि उनका भी नाम हम लोग शामिल करें। इटावा में शहर कोतवाली क्षेत्र में एक होनहार छात्रा द्वारा खुदकुशी करने की कोशिश का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घरेलू विवाद के चलते 22 वर्षीय छात्र ने ब्लेड से अपनी गर्दन और हाथ की नसें काट ली है। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टरों की तत्परता से उसकी जान बच गई है। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है और इलाज जारी है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के पोस्ती खाना मोहल्ले की है। यहाँ रहने वाले मोहम्मद तौहीद ने मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे ये कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि तौहीद नानी के घर अकेले जाने की जिद कर रहा था। पिता द्वारा मना किए जाने पर वहां नाराज हो गया और घर के अंदर जाकर ब्लेड से अपनी गर्दन और हाथ पर कई बार वार कर लिए। मोहम्मद तौहीद के पिता मोहम्मद नफीस UPS स्कूल में शिक्षक है। घटना के समय वहां बैंक गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी दिल्ली स्थित मायके में थी। घर में मौजूद नफीस के भाई ने जब तौहीद को खून से लथपथ हालत में देखा तो परिवार में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में परिजनों ने ई-रिक्शा से युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचाया है और साथ ही जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर राघवेंद्र ने बताया कि युवक की हालत काफी गंभीर थी, लेकिन समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बचा ली गई है। फिलहाल युवक की हालत में सुधार है और वह खतरे से बाहर बताया जा रहा। अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में युवक का इलाज चल रहा है और इस मामले में घायल युवक के परिजन किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर रहे हैं और पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए हैं। परिजनों की चुप्पी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की खुदकुशी के प्रयास से जोड़ा जा रहा है इसे और सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। खबर वाराणसी से ही, जब वाराणसी में दिन दहाड़े हुई टप्पेबाजी का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर टप्पेबाज गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार।
सिगरा में घटना को अंजाम देते हुए की थी करीब 17 लाख रुपए की सोने के आभूषण की टप्पेबाजी। कार से टप्पेबाजी की घटना को दिया था अंजाम। 2 अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1,62,000 रुपए नगद और 17 लाख रुपए का सोने का आभूषण, नाक की कील बरामद। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। चलाए जा रहे अपराध के रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के अभियान के तहत वाराणसी पुलिस द्वारा एक घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें एक इंटर स्टेट गैंग को बस्ट किया गया है। इसमें गैंग में कई लोग जो है ये टप्पेबाजी की घटना कारित किया करते थे। ये इनका मूल रूप से जो मोडस ऑपरेंडी है, ये किसी भी व्यक्ति को, गाड़ी चलते आदमी को बोलते हैं कि आपकी गाड़ी से तेल लीक हो रहा है, और उसी के बहाने जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो ये चुपके से उनका जो भी सामान होता है वो चुरा लेते हैं। इसी तरह की घटना इनके द्वारा 11 दिसंबर 2025 को बनारस में की गई थी। उसी के क्रम में थाना सिगरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई, जिसमें संयुक्त रूप से एसओजी, सर्विलांस और थाने की टीम ने कई राज्यों में इसमें दबिश दी है। इसमें टावर डंप डेटा एनालिसिस और आईपीडीआर एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस और सीसीटीवी के माध्यम से इस घटना को सफल अनावरण इसका किया गया है। इसमें 1,62,000 रुपये नकद एवं लगभग 17 लाख रुपए की बरामदगी अब तक की जा चुकी है, जिसमें 2 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनके पूरे गैंग को जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाएगा। अन्य जो शेष चीज़ें चोरी हुई थी उनकी भी बरामदगी की जाएगी। सर, क्या और पहले कहीं भी ये चोरी करते थे? इनके पूर्व में जो आपराधिक इतिहास रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी बनारस से ही हुई है। जरिए मुखबिरी सूचना पर इनको बनारस से गिरफ्तार किया गया। इनकी टीम में अन्य कोई सदस्य जिसकी गिरफ्तारी तय की जा रही है? इनकी गैंग में कई सदस्य हैं। इस घटना में 8 लोग इन्वॉल्व थे। अन्य 6 लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम के हौसला वर्धन के लिए पुलिस उपायुक्त काशी महोदय द्वारा इनको 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की अजीब वारदात। पहले जोड़े हाथ, फिर मंदिर से पार किया दान पत्र। आपको बता दें, मंदिर में चोरी का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में मंदिर में घुसते हुए दिख रहे 2 चोर। एक चोर ने पहले जोड़े हाथ, फिर दोनों चोरों ने पार किया मंदिर से दान पत्र। आपको बता दें कि मंदिर की मूर्तियों से आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चोरों ने पार कर दी है। मंदिर से दान पत्र बाहर ले जाते दिख रहे दोनों चोर 12 सगवर थाना क्षेत्र के चंद्रिका देवी मंदिर का बताया जा रहा ये पूरा मामला। खबर हरिद्वार से है, जहां घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटी धर्मनगरी हरिद्वार गंगा घाटों पर चढ़ी ठिठुरन। धर्मनगरी हरिद्वार सुबह घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटी नजर आई और हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड समेत आसपास के गंगा घाटों पर घना कोहा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। गंगा तट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को ठंडी का तो तीखा एहसास हुआ और साथ ही घने कोहरे के चलते ठंड में इजाफा हो गया है और शीतलहर जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड का आसार बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है। गंगा घाटों पर नमी और सर्द हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे आम जनजीवन कई तरह से प्रभावित भी हो सकता है।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।